आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर। अब ज्यादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट अब सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो माननीय। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण पर बोल रहा हूं सर। हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? दो तीन बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंट्रल पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लगा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट सर। अगर हम अपनी असफलताओं से सीखना शुरू कर दें, उसका मंथन करें, सोच विचार करें, किन कारणों से, किन कमियों की वजह से हम असफल हुए, हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई हमारी आलोचना करे, उससे हम सीखें, ना कि उसका बुरा माने, दिल से लगाएं, आलोचक को अपना दुश्मन समझ लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रयास जारी रहने चाहिए, मगर हम अक्सर यही गलती कर जाते हैं। जब हम असफल होते हैं, अपनी असफलता से कुछ सीखते नहीं हैं, मंथन नहीं करते, कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, आलोचना का बुरा मान जाते हैं, फिर क्या होता है, हमारा असफल होना जारी रहता है। बिल्कुल यही हाल सत्ता के साथ होता है। सत्ता से पहले लोग बेहतर होते हैं, कुर्सी पाने से पहले लोग जमीन पर होते हैं, मगर कुर्सी पाने के बाद, सत्ता में आने के बाद पगला से जाते हैं। उन्हें कुछ दिखलाई नहीं देता, उन्हें तो सिर्फ सत्ता दिखलाई देती है, पावर दिखलाई देती है और उसका इस्तेमाल। थोड़े समय बाद उनकी चमक धुंधली पड़ने लगती है। कई बार वो सत्ता से चले भी जाते हैं। मगर भारत सरकार के साथ क्या? भारत सरकार तो अपनी कमियों से, अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश नहीं करती। वो तो ये सोचते हैं कि उनसे बेहतर काम किसी ने कभी किया नहीं। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य 2047, लक्ष्य 2047
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। न भूतो न भविष्यति, वर्तमान में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। साथियों, कांग्रेस ने असम के साथ एक और बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने असम को अशांत रखा, हिंसा और अलगाव में रखा। आजादी के बाद से ही असम बम बंदूक, बंद ब्लॉकेड और कर्फ्यू की चपेट में रहा और इसकी गुनहगार कांग्रेस ही थी। मुझे याद है, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो मैं वापस जाने का भी कार्यक्रम बना के आता था, लेकिन यहां मैं कार्यक्रम नहीं कर पाता था। क्यों? कहीं ब्लॉकेड है, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते बंद है। तो मुझे कभी कभी तो 3 दिन के लिए आया था, 7 दिन तक वापस नहीं जा पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। यह हालत करके रखी थी। लेकिन साथियों, भाजपा एनडीए सरकार असम में शांति, बहाली और तेज विकास का संकल्प लेकर चल रही। इसलिए जो असम कभी बम धमाकों से गूंजता था, उसी असम में अब शांति की स्थापना हो रही है। जिस असम में हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जाते थे, आज वहां हिंसा की घटनाएं बंद हो रही है। पहली बार असम में बोडो, कार्बी, आदिवासी, डीएनएलए, उल्फा ऐसे हर संगठन से जुड़े साथियों ने बंदूक छोड़कर देश के संविधान का रास्ता चुना है। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। शांति और विकास की राह पकड़ी है। ऐसा है, 3 मंत्री दागी हैं। एक मंत्री नगरीय निकाय के हैं जिनके 1 गिलास शुद्ध पानी 25 साल में नहीं दे सके, कैलाश विजयवर्गीय। उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनका इस्तीफा होना था, नहीं हुआ। तो हम राज्यपाल जब अभिभाषण देंगे इसका हिसाब पूछेंगे। एक मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिनने 26 बच्चे एक दवाई जिससे जान बचनी थी वो पीकर तड़प के मर गए, सरकार ने जिम्मेवारी नहीं ली। एक मंत्री है जिसने हमारी भारतीय सेना की एक बहन का अपमान किया, कोर्ट ने कहा अपराधी है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब राज्यपाल जी अभिभाषण देंगे तो कांग्रेस पार्टी इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे मांगेगी। मैं आग्रह करता हूं फिर से आपके माध्यम से मोहन यादव जी से, या तो अभिभाषण के पहले इस्तीफे लो, अन्यथा तैयार रहो, कांग्रेस आपसे हिसाब मांगेगी। लेकिन मेरे कार्यकर्ता साथियों, आपको भूलना नहीं है, 10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है। उनके टॉप लीडर से नीचे तक उनके जुबान से जहर ही निकलता है। कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है। कांग्रेस असम को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती है। आप इनके दिल्ली के नेताओं को देखिए, यहां जो इनके नेता हैं उनको देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस असम की असल पहचान को मिटाना चाहती है। कांग्रेस पूरी कांग्रेस 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 के कांग्रेस 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 और कांग्रेस 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 कांग्रेस। क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या आपके पास अगर तथ्य और तर्क खत्म हो गए हैं
तो बेतुके आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। मैं राहुल श्रीवास्तव को सुन रहा था और उन्होंने एक बड़ी बात कही है जो मैंने ट्वीट भी की थी। आप सोचिए, अगर राहुल गांधी का नाम निकलता, जैसे हमारे राहुल ने कहा एप्स्टीन फाइल्स में, बीजेपी करती क्या? घेर लेती पूरे कांग्रेस को दिन पर दिन, एवरीडे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिन में। एक जमाने में बीजेपी जब विपक्ष की पार्टी थी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ऐसे मुद्दों पर। अब कांग्रेस क्या करती है? ट्वीट करती है, कोई वीडियो चलाती है, बट वेयर इज द अग्रेशन? आप प्लीज सोचिए, अगर राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल्स में ईमेल एक्सचेंज कर रहे हैं एप्स्टीन के साथ, जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी कर रहे थे, दे वुड हैव नॉट लेफ्ट हिम। बीजेपी, कांग्रेस इन मामलों में कमजोर पड़ जाती है। यही मैं पहले भी कह रहा था, वेयर आर द सीनियर लीडर्स? कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं बीजेपी को कटघरे में रखते जब उनके सामने ये बात आती है? राहुल गांधी इज सपोज्ड टू बी द जनरल, वेयर आर द सोल्जर्स? आपके सिपाही कहां हैं? आपके ब्रिगेडियर कहां हैं? आपके मेजर जनरल कहां हैं? मगर आकलन तो जनता करती है। अगर उनके काम का आकलन जनता ने अच्छा किया होता, कि उन्होंने बेहतर काम किया है, तो 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे उनके पक्ष में जाते। वो 240 पर सिमट गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो अभी भी जारी है। भारत ने यूएस के साथ ट्रेड डील तो की, मगर उसमें समझौते ज्यादा थे। ये समझौता भी बहुत सारे समझौतों से भरा था। उनकी आलोचना होना शुरू हो गई। सवाल उठ खड़े हुए कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। पीयूष गोयल गेंद को एस जयशंकर के पाले में डाल रहे थे और एस जयशंकर पीयूष गोयल के में। दोनों में से कोई बतला नहीं रहा था कि हम तेल रूस से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better. I just mentioned that will be responded by the Foreign Minister. हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के म्यूनिख गए हुए हैं। वहां पर उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, एस जयशंकर कह रहे थे कि भारत को रणनीतिक स्वायत्तता का पता है। भारत के फैसले अमेरिका में नहीं, वॉशिंगटन में नहीं, दिल्ली में होते हैं। अरे भाई, ये तो हमें भी पता है कि कैसे फैसले होते हैं, किन दबावों में होते हैं। तेल पर क्या फैसला हुआ है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण हमारे सामने नहीं आया है, कोई स्पष्ट राय हमारे सामने नहीं आई है। क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया है? क्या एक व्यापारिक समझौते की खातिर भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस का साथ छोड़ दिया है? पिछले कुछ हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी कि अमेरिका ने भारत को बड़ी व्यापारिक छूट दी है, तो बदले में भारत अब पुतिन के देश से तेल खरीदना बंद कर देगा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा, स्पष्टीकरण मांगे गए, लेकिन म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यानी MSC के मंच पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर माइक पर आए, तो उन्होंने जो कहा उसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी। जब म्यूनिख में जयशंकर से इस बारे में सीधा सवाल हुआ, तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, दिल्ली डिसाइड्स। उन्होंने सीधा जवाब दिया, भारत के भविष्य के फैसले दिल्ली में होते हैं। One of your themes has been strategic autonomy. Following the recent agreement with the US, the trade agreement where you are now forced to wean Russia off of, wean India off of Russian oil, does that not impact your strategic autonomy? Because that's how you were explaining it in the past. No, look, I think one, we are very much wedded to strategic autonomy because it's very much a part of our history and our evolution. And it's. But can you exercise this strategic autonomy today as much as you want? No, well, we do, and we've always done. I think it's something which is very deep, and it's something which cuts across the political spectrum as well. Where the energy issues are concerned, look, this is today a complex market. I think oil companies in India, as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in their best interest. So
I would say, and we have a position which you know on that. So I don't want to rehash the polemics of that. जयशंकर ने साफ कहा कि हमारी तेल कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो बाजार की स्थिति देखकर फैसला लेती हैं। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत एक सोवरेन यानी संप्रभु राष्ट्र है। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। मतलब साफ है कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है और वो हमारे देश के लोगों के हित में है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। मगर एस जयशंकर जो कह रहे थे वो एक गोल मोल जवाब था कि भारत की कंपनियां, वो चाहे निजी हो या सरकारी, वो तय करेंगी उन्हें तेल कहां से खरीदना है। एबीपी न्यूज वाले भी अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि आजकल जो मीडिया है ना, वो सरकार की बात को ज्यादा रखता है, गोल मोल सी बात करता है। उस वीडियो में भी मुझे वैसी ही बातें दिखी। सवाल यह है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी को जानता है, रणनीतिक स्वायत्तता को जानता है, मगर हम कितने स्वायत्त होकर के फैसले ले रहे हैं और कितने दबाव में, इसका तो पता हमें चल रहा है। ईयू के साथ हमने जल्दबाजी में समझौता किया, उसे बड़ी उपलब्धि बताया, गेम चेंजर बताया, और अब अमेरिका के साथ भी इसी तरह से यह मीडिया, पालतू मीडिया बतला रहा है। सच्चाई से परे की बातें की जा रही हैं। एस जयशंकर जो जवाब दे रहे हैं, अगर क्या मोदी इसका जवाब दें कि भारत तेल कहां से खरीदेगा, खुल करके बोले, मगर मोदी तो जवाब नहीं देते। ट्रंप ने जितनी भी बार उनकी बेइज्जती की, मोदी ने जुबान नहीं खोली, और अब उस ट्रेड एग्रीमेंट को बड़ी उपलब्धि बतलाया जा रहा है, उसके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई हमारे सामने आएगी। लगता तो यही है कि भारत के उद्यमी, भारत के उद्योगपति, भारत के किसान, भारत के लोग मुश्किल में हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।